हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था सम टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस। तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या है, कौन सी चीज है, कैसे जो काम करता है रेजोनेंस, उसके बारे में हम आज बात करते हैं। सो लेट्स सी आंसर बोर्ड। सो हम जो है चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं वेव्स एंड साउंड। उसके अंदर जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस किसको बोलते हैं? यहाँ पे रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, when the frequency of an externally applied periodic force on a body is equal to the natural frequency of the body readily begins to vibrate with an increased amplitude. This phenomenon or this process is known as resonance. डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी एक बॉडी है, ये देखो कोई भी एक बॉडी है, बोलती है कि इसको हम क्या करें, इसको कोई भी एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स मींस हम अपनी फोर्स अप्लाई करें, इसको फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स जो हमने अप्लाई की उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर हो जाए इसकी जो ऑलरेडी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके नतीजे में क्या होगा कि बॉडी जो है जिसकी लेंथ सेम होती है वो जो है ना इंक्रीज एम्पलीट्यूड से बॉडी जो है ना वाइब्रेट करेगी। उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस किसको बोलते हैं? बोलता है कोई भी बॉडी को हम एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स दें, मींस हम अपनी फोर्स लगाएं और जब हम फोर्स लगाई है, जो फोर्स लगाई उससे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर हो जाए किसके? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऑफ द बॉडी जो है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, एंड द बॉडी रेडिली बिगिंस टू वाइब्रेट। जब जो फोर्स जो फ्रीक्वेंसी होती है इनकी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जब बराबर हो जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो उसकी रिजल्ट के अंदर बॉडी जो है वो इंक्रीज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगी और उस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। और दूसरी डेफिनेशन है द सिस्टम दैट हैव ए नेचर टू ऑसिलेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड ऑन सच फ्रीक्वेंसी एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। दूसरी डेफिनेशन है कोई भी सिस्टम जिसको नेचर होती है कि वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है किसी फ्रीक्वेंसी पे, हम सच फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी फ्रीक्वेंसी पे वो लार्जर एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करता है, उस कंडीशन को भी हम रेजोनेंस बोलते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे जो सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता है इंक्रीज एम्पलीट्यूड से, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं कि सिस्टम की वो फ्रीक्वेंसी जिस पे सिस्टम जो है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करे या ऑसिलेट करे, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंस किसको बोलते हैं? यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं, देखो ये कोई भी एक सरफेस है, यानी कोई भी एक स्ट्रिंग है और इसके साथ ये जो है ना ये बॉब है जो इसके साथ अटैच है, ये स्ट्रिंग लाइक एक बॉब्स है जो इसके साथ अटैच है। कितने हैं टोटल? 5 बॉब्स हैं जिसके अंदर B और E की जो लेंथ है, यानी ये जो है B और E की जो ये लेंथ जो है वो इक्वल है, मींस बराबर है। और ये जो है ये फ्रैक्शनलेस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये फ्रैक्शनलेस नहीं है, ये ऐसा मटेरियल या ऐसी मेटालिक वायर है जिसकी जो एनर्जी जो डिस्ट्रॉय करती है वो लीस्ट करती है, मींस डिस्ट्रॉय एनर्जी करती है बट वेरी लीस्ट करती है एनर्जी को डिस्ट्रॉय। और ये जो है फ्रैक्चरलेस नहीं होता है बट जो है ना लीस्ट डिस्ट्रॉय एनर्जी करता है, लीस्ट एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। अब ये जो है जिस कंडीशन में है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मींस नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हम कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें उससे पहले, अप्लाई फोर्स करने से पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब क्या करते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, कैसे? देखो ये E है, इसके साथ फोर्स Fe एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या करो आप E को ऐसे वाइब्रेट करो, ऐसे वाइब्रेट करो। वाइब्रेट करने के बाद आप जब छोड़ोगे तो क्या होगा, ये सारे वाइब्रेट होंगे, डी भी वाइब्रेट होगा, सी भी वाइब्रेट होगा, बी भी वाइब्रेट होगा, ए भी वाइब्रेट होगा। क्यों वाइब्रेट होता है उसका मैं जवाब आपको देता हूँ। वो देखो आपने क्या किया, इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, मानो कि आपने ई को इस पोजीशन पे लिया, इस ई बॉब को इस पोजीशन पे लिया, जब इस पोजीशन पे आपने छोड़ा तो क्या हुआ, जो अप्लाई फोर्स थी, जो हमने फोर्स अप्लाई की है
फिर यहाँ से इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफर होती है, फिर यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफर होती है जो हमने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी दी है। देखो हमने दी क्या है, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स दी हुई थी। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने अप्लाइड फोर्स दी, फिर यहाँ पे अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई? तो देखो स्टूडेंट्स, जब आपने इसको फोर्स अप्लाई किया तो उस फोर्स अप्लाई से जो वाइब्रेट होती है बॉडी जिस फ्रीक्वेंसी से, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी यानी अप्लाइड जो फ्रीक्वेंसी है वो ट्रांसफर होती है इस मेटालिक वायर के अंदर, और सारे बॉक्स जो होते हैं इसी की वजह से वाइब्रेट होते हैं। बट यहाँ पे एक जो लॉजिक होती है वो ये है कि जो बी है वो जो ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। बाकी जो है वो ऐसे वाइब्रेट किया, जब यहाँ से फोर्स आती है तो फिर ये अपनी मेन पोजीशन पे सेम पोजीशन में आ जाता है। जब यहाँ पे डी को आता है तो ऐसे आता है, जब यहाँ से फोर्स जाती है तो ये अपनी पोजीशन में आ जाता है। बट लॉजिक यहाँ पे ये है कि बी जो है वो क्या करता है, वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। अब यहाँ पे आपके ध्यान में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये जो बॉक्स है, सी बॉक्स का, डी बॉक्स का और ए बॉक्स का, ये लार्जर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट क्यों नहीं किया बल्कि बी ने क्यों किया वाइब्रेट? तो इसका क्वेश्चन ये है कि जो ई है और बी है उसकी लेंथ बराबर है। एक जवाब ये है कि लेंथ बराबर है, दूसरा जवाब ये है कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी, ई की, अप्लाइड फोर्स करने से पहले इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? तो वो फ्रीक्वेंसी जो हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी जो थी वो बराबर हो जाती है जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है बी के, उसके। कैसे बराबर होती है? देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि जब आपने ई को ऐसे टेक किया, मींस अप्लाइड फोर्स किया, एफ ऑफ ई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इस पोजीशन पे ले आए। जब आप इस पोजीशन से छोड़ते हो तो क्या होता है, ये बॉडी वाइब्रेट करती है, और वाइब्रेट करने से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है ना उसको हम फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होती है। और देखो यहाँ पे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उसमें जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस हुई है वो बराबर हो जाती है बी बॉक्स के। इसी वजह से ये जो है वाइब्रेट करता है लार्जर एम्पलीट्यूड से। तो ये कमाल होता है रेजोनेंस का। आपने कंसीडर किया होगा कि जो झूला होता है उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर रहे हो, तो झूला होता है तो उसको पहले अपनी क्या करते हो, बॉडी की वाइब्रेशन देते हो, मींस बॉडी को वाइब्रेशन देते हो। जब क्या होता है कि झूले की वाइब्रेशन और बॉडी की वाइब्रेशन जब वो सेम हो जाती है ना, तब आपका जो फ्लो होता है झूले के अंदर वो लार्जर एम्पलीट्यूड से होता है। वो क्यों होता है? वो रेजोनेंस की वजह से होता है, जिसके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बराबर हो जाती है फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी के। फोर्स फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? कि अप्लाइड फोर्स से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसको फोर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? कि बॉडी की जो ऑलरेडी जो रेस्ट कंडीशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बॉडी को, उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये कमाल होता है रेजोनेंस का। और यहाँ पे ये दूसरा टर्म है कि इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होनी चाहिए, वो ये है कि एक ऑब्जेक्ट और सिस्टम विच हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है या सिस्टम है उसको क्या होना चाहिए, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होनी ही होनी चाहिए, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होनी ही होनी चाहिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, द सिस्टम आर द बॉडी व्हिच ऑसिलेट व्हेन नॉट अप्लाइड फोर्स, मींस द बॉडी या सिस्टम जिसकी अप्लाइड फोर्स हम ना करें उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो पहली पॉइंट है ऑब्जेक्ट या सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है रेजोनेंस के लिए। दूसरी थिंग ये है ड्राइविंग फोर्स होज फ्रीक्वेंसी सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। दूसरी थिंग ये है कि जो ड्राइविंग फोर्स और इसको आप अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। अप्लाइड फोर्स और ड्राइविंग फोर्स बात सेम ही है, दोनों टर्म्स जो है वो सेम ही है। सो ड्राइविंग फोर्स होज फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। क्या जो ड्राइविंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फोर्स फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो वो फोर्स फ्रीक्वेंसी जो होती है
नेचुरल फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो बॉडी है उसको हम जब अप्लाइड फोर्स करते हैं उससे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है जिसको फोर्स फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो बराबर हो किसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम के वो होना लाजमी है। तीसरी चीज ये है कि जो यहाँ पे जो आप ये जो सिस्टम यूज करते हो ये फ्रिक्शन लेस होना नहीं चाहिए। मतलब कि फ्रिक्शन लेस होना नहीं चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए बट ये ऐसा सिस्टम हो जो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना करे, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता हो बट वेरी लिटिल अमाउंट के अंदर एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता हो। क्योंकि जब ये फ्रिक्शन लेस होगा, अगर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो क्या होता, अगर स्टूडेंट्स ये फ्रिक्शन लेस होता तो यहाँ पे इसकी जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं होती। तो इसीलिए ये फ्रिक्शन लेस नहीं होता है, एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है बट वेरी लिटिल अमाउंट के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना ये फोर्स फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है उसको ये ट्रांसफर कराता है और जो बी जो बोब है वो ई के हिसाब से जो लार्जर एम्पलीट्यूड के अंदर मूव करता है। क्यों करता है वो मैंने आपको बता दिया है। सो स्टूडेंट्स आज का जो है हमारा यही टॉपिक था, आज हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू और अगले वीडियो के लिए प्लीज